तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SWS सर बालाजी में स्वागत है। आज हम आप सभी को हाई स्कूल की जो मैथ है बालाजी प्रकाशन उसका हम जो है अंशाल हल करवाने वाले हैं, जो है सेट नंबर 1 2024 का। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अंशाल का। तो देखिए बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि शून्यक कहते किसे हैं। ठीक है, शून्यक होता है जो यक्ष का मान होता है, जो बहुपद में वो मान यक्ष का बहुपद में रखने से जो बहुपद का मान आए वो शून्य हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं, जैसे कि आ जाए यक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या करना होगा आपको कि इसका और इसका गुणा कराइए, इसके बराबर 0, अंतिम पद का और प्रथम पद के जो है गुणांक का गुणा होगा। तो 35 और यहाँ का 1, तो 35 एकन्नम 35। ठीक है, तो आपको सोचना है 35 एकन्नम कितना आया, 35 आया। तो आपको सोचना है कि दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको आप गुणा करें तो 35 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें या फिर घटा दें तो कितना आंसर आए, बीच वाला कितना, 2। तो देखिए बेटा, 7 पचे 35, और 7 से माइनस कर दिया जाए इसी गिनती को, किसको, 5 को, तो 7 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है करना यह है बेटा कि यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जो 2 था वहां पर हम लिख सकते हैं 7 माइनस 5 इंटू मतलब गुड़े यक्स माइनस कितना, ये भाई इंटू ही तो है, दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता है, वहां पर आपका गुणा होता है। ठीक है, तो ये इंटू मतलब गुड़े एक्स हो गया और माइनस का 35 बराबर 0। अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस का गुणा प्लस 7 और इंटू एक्स यानी 7x प्लस और माइनस इसका निशान का आगे से गुणा होगा और पीछे x से गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5 और x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 5x माइनस कितना 35 इक्वल यानी बराबर कितना हुआ बेटा, 0 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 स्टेप में डिवाइड हो गया, तो अब 4 स्टेप में जब हो जाता है तो हम दो दो स्टेप में कॉमन लेना यानी उभयनिष्ठ लेना शुरुआत कर देते हैं। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, यक्स मिल रहा है उभयनिष्ठ, ठीक, कॉमन मिल रहा है, यक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ यक्स की घात 2 थी, तो यहाँ पर कितना बचा यक्स, 1 एक्स बच जाएगा, और प्लस कितना, यहाँ पर 7 बचेगा क्योंकि सिंगल एक्स था तो वो कॉमन हो चुका है, बात खत्म हो गई। और इसमें जब क्या कॉमन मिल रहा है भाई, तो आप ध्यान रखिए कि कॉमन लेते वक्त पहले तो गिनती यानी अंक कॉमन होता है, फिर उसके बाद अक्षर कॉमन होगा। तो अंक यानी 5 एकम 5 5 सत्ते 35 कॉमन रहा है, तो जिसको कॉमन लेंगे उसी निशान में भी कॉमन लिया जाएगा, जो यहाँ पर निशान होगा। तो -5 हमने कॉमन ले लिया, अब माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस का मतलब प्लस में आंसर आएगा, तो 5 एकन्ना 5 और एकन्ना 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर यक्स बचा, तो यक्स एकन्नम यक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब एक देखो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 और यक्स का गुणा होगा तो क्या होगा, यक्स एकन्नम यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 सत्ते 35 बराबर कितना बेटा, 0। अब इन दोनों एक स्टेप ये बना, एक स्टेप ये बना, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यक्स प्लस 7 मिल रहा है, तो यक्स प्लस 7 को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, और यक्स माइनस 5 इसमें बचा तो उसको भी हमने ले लिया, एक डिब्बे में रख दिया। ठीक है, और बराबर कितना बचा, 0। अब क्या करेंगे हम, अब एक बार यक्स प्लस 7 रख के 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये गुणे में उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। कैसे, जो गुणे में होता है 0 बटे में जाएगा, 0 बटे यानी भाग करेगा, यक्स माइनस 5 बटे में चला जाएगा। तो किसी भी चीज़ से अगर 0 को भाग किया जाता है या गुणा किया जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ये गुणे में था उधर गया बटे में हो गया, आंसर आ गया 0। अब एक बार क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे, यक्स माइनस 5 को रोक लेंगे, ये गुणे में है तो ये बटे में उधर चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अब हमको क्या, यक्स रोकेंगे, प्लस 7 को बराबर की उस साइड भेज देंगे, तो कितना जाएगा, प्लस का था तो उस साइड जाएगा, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, और यक्स का मान कितना क्या था, -5 था, तो उसको उधर भेज देंगे 0 की साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, यही यक्स का कितना मान है,
देखिए द्विघात समीकरण था, क्या था बेटा, दो घात समीकरण जब होता है तो उसका जो शून्यक होता है, मूल होता है, उसमें दो मूल निकलते हैं या शून्य निकलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो यक्ष का 3 मान निकलता, दो घात में x का मान 2 और त्रिघात में 3 और चतुर्थ घात का हो गया तब x का मान कितना निकलेगा 4। समझ में आई बात। तो जितने x के जो मान निकलते हैं वो क्या होते हैं, शून्यक या मूल कहलाते हैं। शून्यक क्या होता है, यही मान उठाकर अगर इसी में हम रख दे, दोबारा चेक कर लीजिए x का मान पहले -7 रख कर देखते हैं। तो यहाँ जो fx था यहाँ पर हम क्या रख देंगे 7। अब ये fx का है भाई, ये fx आपके बहुपद या समीकरण को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि x की जगह पे हमने -7 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -7 -35 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 7 7 49 और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ठीक, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2 7 14 -35 इक्वल 0। अब देखिए 49 ऐसे रहेगा और 35 और 14 जोड़ेंगे आप तो 49 ही आएगा, ठीक है। 5 4 9 3 1 4। अब 49 से 49 घटा क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसीलिए यक्ष का यानी जो भी मान निकलता है जिस बहुपद या समीकरण का, तो उसको अगर हम उस समीकरण में रखते हैं और उसका मान वो शून्य कर दे, कौन, यक्ष का मान अगर इसको शून्य कर दे तो वही चीज इस समीकरण का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और आपने देखा कि क्वेश्चन में दिए त्रिघात बहुपद, तो हमने बताया जितनी घात का बहुपद होगा या समीकरण होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो आपका कौन सा आंसर सही है, बी वाला, आपका ऑप्शन बी सत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे कैसे होता है अभाज्य गुणनखंड, जैसे 140 का बोला है तो आपको क्या करना है 140 लिखना है और जैसे लासा लगाते हैं ना उसी कड़ी में इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसी छोटी छोटी इकाइयों में, यानी इससे छोटे छोटे अंकों में बदल दीजिए जिसका भाजन ना हो सके, ठीक है। जैसे 2 7 14, 2 जीरो 0, फिर 2 3 6, 1 उधर गया, 2 5 6 10, फिर किससे कटेगा 5 से, 5 7 35, 7 1 7। तो अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों, 2 का घात कितना बना 2 और 5 का घात 1 और 7 का घात 1, तो 2 का घात 2, क्योंकि 2 बार गुणा है ना 2 का, 2 बार तो 2 आया है, तो इसलिए 2 का घात 2 गुणे 5 गुणे 7, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सत्य होगा, सी होगा। नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताइए। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताना है आपको। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम, क्या होता है, भाज्य बराबर, अब आप लोग बताइए क्या होता है, तब फिर हम बताते हैं भाई। मालूम है किसी को, अगर हो मालूम तो कमेंट करिए। चलिए देखते हैं, फिलहाल हम बता देते हैं आपको। जी भाग होता है, कैसे होता है भाई, ऐसे होता ना, बाहर कौन सी संख्या होती है, भाजक होती है, और अंदर कौन सी संख्या होती है, भागफल होती है, नहीं सॉरी भाज्य होती है, और ये क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। और इसके नीचे जो बचता है क्या है, वो शेषफल है, क्या बेटा, शेषफल है। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, यहां पर ले लिया हमने 5, ठीक। अब 2 से भाग करिए कि 5 से ज्यादा ना, 2 दूनी 4, ये हमने घटाया, कितना बचा 1, तो ये हो गया भाजक, क्या हो गया, भाजक। तो जो भाज्य संख्या इसमें कौन सी है भाई, 5, तो 5 के बराबर क्या होगा जानते हो, भाजक गुणे भागफल, मतलब 2 गुणे 2 प्लस शेषफल मतलब 1, देखिए उसके बराबर हो गया, नहीं हो गया, 5 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो क्या होता है हमारा भाज्य और भाजक और भागफल और शेषफल का संबंध ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक यानी जिससे भाग दिया जाता है और भाज्य यानी जिसको दिया जाता है, भागफल भाग दिया जाता है, और 2 दूनी 4 ये क्या है, भागफल यानी कितने में गया वो, और शेषफल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये ऑप्शन सी सत्य होगा हमारा, ठीक है। 5 उसमें क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7
डॉट 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 का सार्वांतर होगा। सार्वांतर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सार्वांतर का सूत्र होता है, सार्वांतर का सूत्र, यानी सार्वांतर को किससे लिखते हैं, डी से। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, यानी द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करना है। तो आपके समांतर श्रेणी में देखिए बेटा कि द्वितीय पद कौन सा है, A2 कौन सा है भाई, -1 है, तो उसकी जगह पे मैंने -1 रख दिया। फिर उसके बाद इसमें माइनस बोला था सूत्र में, तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद A1 आपका क्या है, -5, तो उसको हम ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, क्यों, और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखा गया भाई, वो ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक वाली जितनी भी संख्या है उसको सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, बाहर इसके कौन सा निशान है, प्लस माना जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा -1, माइनस माइनस का गुणा कितना, +5, कितना आंसर आएगा भाई, 5 से 1 गया, कितना आया, 4। तो कितने का सार्वमांतर है भाई, 4 का है। कितना है बेटा, 4 का सार्वमांतर है। तो आपका ऑप्शन डी सत्य होगा। 6 नंबर में क्या बोला है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल यानी बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हो, विविक्त कर का सूत्र यानी विविक्त कर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, और डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका कौन सा सत्य है, कौन सा ऑप्शन बताइए, आपका ऑप्शन सी सत्य है, ठीक है। पर देख लीजिए छूट गया था। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 यानी 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। कौन सा हल होगा, द्वितीय होगा या अद्वितीय होगा या अपरिमित हल से अपरिमित रूप से अनेक, या दो, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो हमारे समीकरण है बेटा उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक। कैसे हल करेंगे, देखिए यह लिखा हुआ है x + 2y + 5 = 0। तो इसको हम पहले हल करते हैं बेटा। तो देखिए x + 2y प्लस का 5 उधर जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए, ठीक। पुनः उसको उतार लीजिए, -3x और -6y और +1 बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, -3x -6y और बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 उधर उस साइड जब भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा -1। इसमें हमने माइनस कामन ले लेना है, ठीक है। तो माइनस जब कामन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, माइनस से प्लस हो जाएगा। जब माइनस बाहर कामन लिया जाएगा तो जितने भी माइनस प्लस होंगे वो क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आया, 6y ब्रैकेट बराबर -1। इस माइनस से इस माइनस को काट दिया गया, ठीक है। कितना आया, 3x + 6y बराबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है समीकरण 1 या समीकरण 2, इसमें कुछ सिस्टम हमको मिलाना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सिस्टम मिलाने का मतलब यह है कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए या विलोपन विधि से, जो आपको सहज लगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको सॉल्व कैसे, जिससे यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि 3x आ जाए। तो क्या करेंगे बेटा, आपको करना होगा कि 3 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, बस 3x यहाँ हो जाएगा और 3x यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है सॉल्व हो जाए, ठीक। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसे 3 से गुणा करने पर, ठीक बेटा। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x था तो उसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x + 3 दूनी 6 यानी 6y हो जाएगा और बराबर 3 × 5 = 15 यानी -15 हो जाएगा, ठीक। ये आपका समीकरण नंबर पहला है, ठीक। उसमें हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए जो समीकरण पहला था उसको जब हमने 3 से गुणा कर दिया तो ये समीकरण नंबर आपका बन गया 3। कितना बन गया, 3 बन गया। और समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर 3 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर देखिए बेटा आप लोगों से यही निवेदन है कि देखिए है तो विकल्पीय सवाल, ठीक है, लेकिन हम चाहते तो आपको डायरेक्टली क्या ऑप्शन लगवाते चले, तो उसको तो आप घर पर भी कर सकते हो ना, उत्तरमाला देखकर उसको आप अंशाल में क्या करेंगे, उत्तरमाला देखा,
टिक लगा दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं बेटा कि जैसे कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है विकल्प का तो है, लेकिन इसको आप समझ समझ कर हल करिए, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो उसमें थोड़ी है आपको सब पता है, इसको टिक कर दो उसको टिक कर दो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपको क्या करना होगा, उसको हल करना होगा। इसलिए हल कराने में बेटा हो सकता है कुछ टाइम बढ़ जाए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझें और पेपर में जो है अच्छा अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या था आपका, 3x + 6y बराबर -15 यानी 15। अब इस समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 2 है 3x + 6y बराबर +1, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक, इसको क्या करेंगे बेटा, घटाने पर लिख देंगे यहाँ पर, घटाने पर। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए बेटा, घटाने पर नीचे वाली समीकरण का निशान चेंज हो जाएगा। प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। अब देखिए 3x ऊपर प्लस है, लेकिन ये भी प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में हो गया। तो प्लस 3x से 3x गया तो क्या हो गया कट गया और 6y से 6y भी कट गया, घट गया ना भाई। और 15 और 1 -1 कितना हो गया, -16, ये हो जाएगा -16, कितना हो जाएगा -16, और इधर कितना आ गया 0। तो ये 16 क्या है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं बेटा, देखिए ये क्या होते हैं, आप लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, चतुर्थांश। तो उस चतुर्थांश, इसको मिटाल दे रहे हैं क्योंकि आपका इसी से समझा देंगे। ठीक है बेटा, तो जो चतुर्थांश होता है क्या होता है, एक y अक्ष होता है और एक x अक्ष होता है। तो ये दोनों अक्ष की रेखाएं, ये x अक्ष का है, इसको हम x का समीकरण कह सकते हैं, ये y का समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को आपस में काटेंगी तभी हम x और y का कटान बिंदु का जो हम मान निकलता है, तभी x या y का मान निकलता है, तभी हम कह सकते हैं उसका अद्वितीय हल होगा या दो हल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से आंसर आने का मतलब ये हुआ बेटा कि x और ये देखिए दोनों समीकरणों को जब हमने हल किया, पहले और दूसरे को हल किया, तो देखिए दोनों एक जैसे आ गई ना, और दोनों क्या हो गई, कट गई, आंसर क्या आया, 0 आ गया। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि x वाली जो अक्षांश है और y वाली अक्षांश है, ये दोनों रैखिक समीकरण बोलते हैं ना, यानी जो समीकरण रेखा है वो x अक्ष वाला और y अक्ष वाला, दोनों क्या है, एक हिसाब से दोनों समीकरण का जो x और y या जो कुछ भी है सिस्टम, इसका क्या है, दोनों की रेखाएं क्या है, समीकरण वाली रेखाएं दोनों समांतर हैं। और जब समांतर मतलब क्या होता है कि समान अंतर, यानी जब दोनों बराबर के अंतर पर होंगी तब ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इसलिए इसका आंसर ये होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें से ना अद्वितीय होगा, ना अपरिमित होगा, ना दो होगा। आपका ऑप्शन होगा सही चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, क्या होगी, इन ऑप्शनों में से चूज करना है। ठीक, तो आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसको लगा लेते हैं बेटा। पहले तो लिख लेते हैं कि माना दो बिंदु हो गए, ठीक, दो बिंदु, एक बिंदु P ले लेते हैं, इसको हम P मान लेंगे, क्या हो गया 2,3, और दूसरा बिंदु जो होगा उसको हम Q ले लेते हैं, Q बिंदु मान लीजिए कि आपका क्या है 4,1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो हम लिख देते हैं P और Q के बीच की दूरी का सूत्र होता है √, ये दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्या होगा, आपका x1 कौन सा भाई, x1 यानी पहला, ये आपका x1 हो जाएगा और ये x2 सॉरी y1, एक x होगा और एक y, तो x1 और y1, इसमें भी एक x होगा यानी x2 और इनमें y2। मतलब एक पहले में x1 और y1 क्यों माना गया, क्योंकि पहला वाला भी x1 x है और y है, दूसरे में भी x और y है, तो हम पहले वाले को x1 और y1 नाम दे देते हैं और दूसरे वाले को x2 और y2 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें मान पुट कर देते हैं बेटा, x1 आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 माइनस x2 आपका है 4, उसको रख देंगे, फिर इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 क्या है आपका 3 है यानी 3 माइनस y2 क्या है आपका 1, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे बेटा। अब क्या होगा देखिए √,
अब 4 से 2 गई तो कितना बचेगा -2, और -2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 से 2 गया तो कितना -2 बचेगा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो मतलब माइनस माइनस का वर्ग प्लस, और 2 दूनी 4। ठीक है, समझ गए ना बेटा, इसको मिटा देते हैं। ऐसे इसमें 3 से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचेगा, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो प्लस लगा के क्या लिख देंगे 4। अब आंसर जो आपका आएगा अंडर रूट कितना आएगा, 4 4 8 आएगा, कितना आएगा 4 4 8। अब देखिए बेटा 8 को हम तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ेंगे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पढ़ा होगा कि 2 अंडर रूट की गिनती अगर आपस में मिल रही है तो उनका जो है एक गिनती बाहर हो जाता है और रूट हट जाता है। तो इसका हमने एक गिनती बाहर कर लिया और इसका क्या हुआ, एक अंडर रूट बच गया था, उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो आपका कौन सा आंसर सत्य है, बताइए भाई, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा। यम का मान बताइए। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है बेटा d बराबर 0, मतलब मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है, d बराबर 0 होता है। क्या होता है बेटा, d बराबर 0 होता है। d मतलब विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, आपने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में हल किया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो आपको b किस में देखना है, ये जो हमारा समीकरण है, समीकरण क्या है भाई, 3x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है जो कि 3 है, और यक्स का गुणांक होता है b यानी जो कि 12 है, और c जो होता है यहाँ अचर पद क्या है यम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा c। अब इसको हम उठाकर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, b स्क्वायर मतलब -12 का वर्ग, तो -12 का वर्ग कर दीजिए क्योंकि इसका वर्ग है भाई, इसका वर्ग भी होगा, और -4 इंटू a यानी गुड़े a कितना है भाई 3 है, कितना है बेटा 3, और गुड़े c कितना है आपका यम है, तो उसको हमने यम रख दिया बराबर 0, ठीक है, कितना 0। अब क्या होगा, 12 का वर्ग होता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और 12 का वर्ग होता है बेटा 144 माइनस 4 तियां 12, 12 एकम 12 यम, कितना हो जाएगा 12 यम बराबर 0। अब हम यहाँ पर 12 यम रोक लेंगे बेटा, और 144 को उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 144, क्योंकि प्लस था उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो यम एकम यम बराबर कितना 12। अब आपका आंसर कौन सा सही होगा बेटा, बताइए आपका कौन सा विकल्प सत्य है, डी सत्य है। कौन सा सत्य है, डी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, मतलब दिया नहीं गया है तो हम ले रहे हैं, ठीक है भाई, अपनी तरफ से बना लिए हैं। देखिए बच्चों एक बात कहना चाहते हैं बेटा, मैं मानता हूं कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, लेकिन देखिए अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मतलब खिसकाइएगा मत, जल्दी जल्दी करेंगे क्या होगा, जल्दी जल्दी अगार कर जब देखेंगे आगे करके तो क्या होगा कि वीडियो आपको अगर के तो मतलब अगला तो आ जाएगा, जल्दी जल्दी खिसक जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, समय क्यों लगा रहे हैं, इसीलिए समय लगा रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो आपको ताकि एक एक डीपली एक एक जानकारी दी जाए जिसके द्वारा आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक, आपके पेपर में हेल्पफुल हो, आपकी मददगार करे बेटा, ठीक है। क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी ये हमको बताना है भाई। तो समबाहु त्रिभुज ये हमने मान लो ले लिया, A और B और C, ये क्या है, इसके शीर्ष बिंदु है बेटा, क्या है शीर्ष बिंदु, बिंदु ये शीर्ष यानी सिरे वाले बिंदु है बेटा, इसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। और हमको लंबाई किसकी बतानी है भाई, शीर्ष लंब की। तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं, इस बात समझ लीजिए बेटा, शीर्ष लंब मतलब जो सिरे से डाला गया लंब होता है वही हमारा क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। ये ABC और हमने इसका नाम दे दिया D, क्या नाम दे दिया बेटा D। ये आपका AD क्या हो गया, शीर्ष लंब है, इसकी हमको लंबाई बतानी है भैया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज ABC की भुजाएं। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए चूंकि दिया है
क्या है बेटा, दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्या है बेटा, थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो मैं मुंह से बोल रहा हूं बेटा, समझ लीजिएगा क्योंकि लिखावट कुछ थोड़ा गड़बड़ है। तो भुजाएं क्या है बेटा, 2a है। कितना है, 2a दिया गया है। और आपको बता दें कि क्या बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे एक त्रिभुज 180 अंश का होता है तो इसलिए 60 ये और 60 ये और ये 60 ये, यानी तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। इसके तीनों कोण क्या होंगे बेटा, 60-60 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के, 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो अब हमको यहां पर वो भी लिखना है क्या कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी की तीनों कोण ए बराबर होगा कोण बी के और कोण बी बराबर होगा कोण सी के। और तीनों किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के। किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के। तो देखिए उसकी भुजाएं हमको दी गई हैं 2a। कितना है, 2a। तो ये भी 2a होगा। समबाहु त्रिभुज तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, 2a होती है। क्या होती है बेटा, 2a होती है। सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब हम क्या करेंगे, कोण ए से आप देखेंगे, कोण ए से यानी इस कोण से, यानी इस शीर्ष बिंदु से लंब डाला गया है किस रेखा पर, BC रेखा पर। तो कोण ए से BC पर लंब, सॉरी शीर्ष लंब कहेंगे इसको, क्या कहेंगे बेटा, शीर्ष लंब है। यानी ए से कोण BC पर क्या है, शीर्ष लंब खींचा गया है या है। ठीक है बेटा, लिख देते हैं खींचा गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब उससे वहां पर ये कोण ये से BC रेखा पर हमने शीर्षलंब खींच दिया, तब इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज ADC। अच्छा देखिए एक बात बताइए बेटा, देखो एक बात बता दे रहे हैं हम पहले, आपको हम बता दें कि एक सीधी रेखा पर जब एक सीधा लंब पड़ता है तो वो लंब जो पड़ता है वो कोण को भी समद्विभाजक कर देता है और जिस रेखा पर पड़ेगा उस रेखा को भी बराबर भाग में डिवाइड कर देगा। मतलब ये कि अगर ये रेखा भाई, जैसे ये 2a था, ये भी 2a था, ये भी भुजा BC भुजा भी क्या थी, 2a थी। तो आप जानते हैं बेटा कि जब AD एक लंब पड़ गया BC पर तो ये जो BC रेखा थी ये 2a था, तो ये आधो आध में बट जाएगा। मतलब भैया ये यहां से यहां तक a दूरी हो जाएगी और यहां से यहां तक की a दूरी हो जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो त्रिभुज हो गए। अब आपकी इच्छा, चाहे ADB हल कर ले चाहे ADC हल कर ले। तो हम चलते हैं बेटा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। ठीक है बेटा, तो इसमें त्रिभुज ADB में चलेंगे तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, जिसे भाई ये भुजा मालूम है, आधार। अब देखिए यहाँ पर जब सीधी रेखा पर जब सीधा लंब पड़ता है तो रेखा को तो डिवाइड कर देता है, कोण को भी डिवाइड कर देगा अलग अलग, लेकिन जिस रेखा पर पड़ता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए एक हिसाब से ये ADB समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम जब कोई दो भुजा मालूम होती है और तीसरी भुजा नहीं मालूम होती है वहां पर पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं बेटा, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं बता दे रहा हूं, लिखावट ना समझ में आए, मैं मुंह से बोल रहा हूं बेटा, उससे समझ लेना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, क्या होता है, k² बराबर a² प्लस l²। अब k क्या है भाई, k है कर्ण स्क्वायर, a है आधार स्क्वायर और l क्या है, लंब स्क्वायर। k यानी कर्ण, कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो वो दिया गया है आपके पास 2a, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई साहब। फिर a², a यानी आधार, आधार आपका क्या है भाई, BD है। ठीक है, क्योंकि जो 60 डिग्री कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगा, तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। तो आधार आपके पास a है, इसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस लंब। लंब आपका क्या है, AD है। क्या है बेटा, AD।
इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि एडी हमको मालूम ही नहीं है, मालूम उसी को तो मालूम करना है भाई। तो क्या करेंगे, 2a² का जब वर्ग करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये का वर्ग होगा तो a², फिर बराबर क्या आया, a², इसका भी हो जाएगा प्लस AD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a² को हम इस साइड ले आएंगे तो 4a² प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a² बराबर उधर क्या बच गया बेटा, AD का होल स्क्वायर। यहां तक आपको सब दिख रहा है ना, 4a² था ही, उधर से इधर ले a² हो गया, वो प्लस वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब 4a² से a² घट गया तो कितना बचा, 3a²। कितना बच गया भाई, 3a² बच गया, और बराबर कितना था, AD²। कितना था, AD का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर को हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सॉरी वर्ग को जब हम दूसरी साइड भेजते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, मतलब अंडर रूट में आ जाएगा। कैसे, ये अंडर रूट में बदल जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ इसको 3 ये स्क्वायर को हम अंडर रूट में यानी वर्गमूल में कर लेंगे और बराबर बच गया AD। अब इसका 3 ये का वर्गमूल लेंगे बेटा तो देखो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 ही होगा, लेकिन ये स्क्वायर था तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये होगा, क्या हो जाएगा a। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको बाहर कर लेंगे और अंदर जिसका नहीं निकलेगा उसको रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, तो आपका AD कितना आया भाई, AD आया आपका a√3। तो इनके जितने भी शीर्ष लंब होंगे भाई, 3 शीर्ष है तो तीनों शीर्ष लंब निकलेंगे, एक A से D पर पड़ा और एक B से मान लीजिए E पर पड़ जाएगा और एक C से F पर पड़ जाएगा। मतलब ये तीनों शीर्ष से जितनी भी लंब पड़ेंगे वो शीर्ष लंब कहलाएंगे, और तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने एक शीर्ष लंब निकाल लिया। तो अतः हम कह सकते हैं उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई जो होगी वो हमारा होगा a√3। अतः ऑप्शन C सही है। क्या सही है, ऑप्शन C सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा 10 नंबर, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, तो सारणी आपकी जो ये हमने बनाया है ये इस तरह से, कुछ इस तरह से बनी थी। ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या किया भाई, इसको हल करना होगा इस तरह से लिख करके, तो हम सीधा हल करके बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आपका सारणी इस तरह से था। ठीक, 1 से 5 वर्ग अंतराल था, 1 से 5, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और इन सभी का बारंबारता क्या था, 1 से 5 वाले का बारंबारता 3, इसका 2, इसका 4, इसका 2 और इसका 3। अब देखिए भाई माध्य निकालना है, माध्य। तो देखिए माध्य जो है एक सिंपल विधि से निकाल सकते हैं। क्या होता है, सिग्मा fx x बार बराबर सिग्मा fx अपान n। ठीक है, ये तो जब कोई विधि नहीं कहेगा तब लगाना है। जैसे ये सवाल में दिया गया है, कुछ बताया नहीं गया है कि कल्पित माध्य विधि निकालिए या लघु विधि द्वारा निकालिए या पद विचलन विधि द्वारा निकालिए, ये नहीं बताया गया। जब ये नहीं बताया जाएगा तब आपको सिंपली निकाल लेना क्या, x बार बराबर सिग्मा fx अपान n। तो देखिए n जो होगा वो बारंबारता की संख्या का योग होगा। क्या है, 3 2 5, 4 9, 2 11 और 3 14। कितना आया भाई, 14 है। n तो आपका पता हो गया। अब इसमें हमको जो है निकालना है x। जब x मालूम होगा तभी तो fx का गुणा कर पाएंगे हम, तभी तो उनका योग हो पाएगा। तो देखिए क्या करना होगा बेटा, x कैसे निकालते हैं, उसको हम मध्यमान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मध्यमान। तो मध्यमान को x मानते हैं बेटा। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, जो वर्गांतराल की संख्या दी होती है उसको जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 का आधा कर दीजिए, कितना होता है 3, फिर 5 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4, यानी कितने का अंतर है इसमें, इसी के अनुसार लिख दीजिए। 3 में 1 जोड़ा गया तो 4, 4 में 1 जोड़ा जाएगा तो 5, 5 में 1 जोड़ा जाएगा तो 6 और 6 में 1 जोड़ा जाएगा तो 7। ठीक है, आपका x मालूम हो गया। जब आपका x मालूम हो गया बेटा तब आपको क्या करना है, fx निकालना है। क्या निकालना है, f गुणे x निकालना है। ठीक है, तो fx कैसे मालूम करेंगे, यानी f और x को गुणा कर लो। तो ये हो गया f और ये हो गया x। तो 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 छके 12, 3 सते 21। ठीक है भाई, ये आपका निकल कर आ गया सिग्मा, सॉरी fx निकल के आ गया। और सिग्मा fx अब निकालेंगे। ये सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा है fx का योग। सिग्मा का अर्थ होता है योग करना, मतलब जोड़ करना। fx को जोड़िए, क्या होता है 9 8 17, 17 0 17, 17 2 9 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल बचा 2, 2 2 4 और 1 5, 5 2 7, कितना आ गया 70 आ गया भाई 70। तो अब हम माध्य बोला था तो हम माध्य का सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर क्या, सिग्मा fx अपान n। तो x बार बराबर सिग्मा fx, इसको बार बोलते हैं बेटा। ठीक है,
और सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका 70 है। कितना है 70 अपान यन कितना है भाई 14 है। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, x बार बराबर 5, यानी आपका माध्य क्या निकला 5 निकला। ठीक है, और जो आपका विकल्प दिया गया है, क्या क्या दिया गया है विकल्प यानी ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन है 2, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4 और सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 6। ठीक, तो आपका आंसर कितना है 5, यानी आपका ऑप्शन सी सत्य है। क्या सत्य है सी सत्य है। सी ऑप्शन में दिया गया है बेटा क्या 5, तो आपका ये ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक, देखिए बेटा आ रही है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि साइन 27 अंश अपान कॉस 63 अंश का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं किस अभ्यास से बताया गया है। यह सवाल क्वेश्चन दिया गया है, शायद ये लगभग त्रिकोणमिति के तीसरे अभ्यास से है। ठीक है, 9.3 का, जिसकी पुरानी बुक होगी उसकी में 10.3 होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगेगा बेटा। ये आपका दिया गया है साइन 27 अंश अपान कॉस 63 अंश। तो आपको सोचना क्या है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, सोचेंगे कि ये साइन 27 अंश है, तो साइन तो लिखा रहेगा। ये 27 अंश किसके पास में आया नजदीक में, 90 अंश के या 270 या 180 या 360, किस कोण के नजदीक में है। तो ये 27 अंश जो है 90 डिग्री के नजदीक में है, यानी 90 से घटाने पर ये 27 बचेगा। तो सोचेंगे साइन, फिर उसके बाद 90 लिखेंगे, 90 से सोचेंगे कितना घटाया जाए कि 27 आए। तो नीचे वाला जो दिया गया होता है उसी को घटा दो, बस आराम से आ जाता है। कितना 63 अंश अपान कितना बेटा कॉस 63 अंश। ठीक है, अब देखिए 90 अंश है तो यानी बाहर का मान चेंज होगा। साइन का क्या हो जाएगा भाई कॉस हो जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या है 63 अंश, ये थीटा होता है। थीटा का मान कितना दिया है 63 अंश, और अपान कितना है कॉस 63 अंश। ठीक है, अब एक बात और समझिए, ये 90 है मान तो चेंज हो गया, और 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखा है। क्या लिखा है एक हिसाब से 90 माइनस थीटा लिखा है, और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है, जिसमें क्या है सभी के मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कॉस में चेंज तो हो गया, लेकिन इसका मान क्या होगा धनात्मक, यानी प्लस में ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। तो देखिए कॉस एकन्नम कॉस, कॉस एकन्नम कॉस, यानी कॉस 63 एकन्नम कॉस 63 और कॉस 63 एकन्नम कॉस 63, यानी दोनों कट गए। तो 1 अपान 1 मतलब 1। आपका जो है विकल्प कौन सा सत्य होगा ए, आपका ए ऑप्शन क्या होगा सत्य होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझा देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि cos a बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान क्या होगा। तो देखिए बेटा जो यदि करके दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। cos a मतलब थीटा, क्या है बेटा एक जगह पे क्या काम कर रहा है थीटा का काम कर रहा है। ये √3/2। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि यहाँ पर ये का मान रखेंगे, यहाँ पर a का मान निकल आए तो हम वहाँ पर a का मान रखकर हम sin 2a जो है उसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, क्या होगा कि cos, इसमें से cos हमको हटाना पड़ेगा तभी a का मान निकलेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर cos a लिखेंगे और सोचेंगे कि भाई cos हटाने के लिए cos उस तरफ भी लिखना होगा। तो cos कितने अंश का मान √3/2 होता है बताइए भाई लोग कितना होता है। ये अगर चीज नहीं याद है आपको, साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 40 अंश, सॉरी 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, इन सभी मानों को याद कर लीजिए। ये आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। इनको अगर नहीं याद है बेटा तो फिर समझ लीजिए त्रिकोणमिति से सवाल आपके कम से कम 75% आपका जो है सॉल्व नहीं हो सकता सवाल। ये चीज को ध्यान रखिए, ठीक, क्योंकि आपका जब कोण का मान नहीं याद होगा तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा ये उधर 10 पॉइंट से या 9.1 से स्टार्ट तो हो ही जाता है, लेकिन जब ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका मान लगता है। इसलिए क्या करना होगा कि आपको ये मान याद करना ही पड़ेगा, याद कर लो, ठीक। तो अब देखिए बेटा कॉस कितने अंश का मान √3/2 होता है 30 अंश का होता है। कितना होता है 30 अंश। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, आपका आया a बराबर कितना बच गया उधर 30 अंश, यानी a का मान 30 अंश आया। फिर तब क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे तब क्या भाई हमको जो सिद्ध करना था क्या साइन 2a। तो देखिए साइन तो साइन रहेगा भाई, 2a मतलब
ए और बीच में ए और 2 के बीच में कौन सा निशान है, गुणे का, और ए का मान आया 30 अंश, तो हम यहाँ पर रख देंगे 30 अंश। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 30 दूना 60 अंश। कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान भी होता है कितना, √3/2। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सत्य है। ठीक है बेटा, आपका ऑप्शन कौन सा सत्य है, डी सत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा 13 नंबर, 1 + tan² अपान 1 + cot स्क्वायर का मान होगा, क्या होगा, sec स्क्वायर a या -1 या cot स्क्वायर a या होगा ऑप्शन डी tan² a। तो आपको क्या करना है भाई, इसको हल कर लीजिए जो दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन का। आपका क्या कह रहा है कि 1 + tan² a, यानी a मतलब क्या है बेटा, थीटा का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, थीटा का, और 1 + cot स्क्वायर a। अब आप बताइए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूत्र याद होगा, अगर नहीं याद है तो भैया पहले बेसिक याद कर लो बेटा, तभी काम आने वाला है पेपर में कोई चीज। ठीक है, 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आ गया भाई, ये आ गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में। ठीक है, आप जाइए 4 और 10.4, पुरानी बुक है तो 10.4 और नई बुक है तो 9.4, उसमें आपको मिलेगा क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का सूत्र। ठीक, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी में से ये सूत्र है क्या, कि जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है तो sec स्क्वायर थीटा रोक लिया जाता है और 1 उधर था ही बराबर की उस साइड, और माइनस tan को उधर भेज दिया जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यानी sec स्क्वायर थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह क्या है a, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 + tan² थीटा, तो उसकी जगह पे हमने sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है क्या नाम, कोसेक के बराबर। किसके बराबर बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 1। ठीक, इसको रख दिया, थीटा की जगह पे 1 है, ये है मतलब। ठीक है, अब इसको हम इसका व्युत्क्रम अनुपात लिखेंगे, मतलब टी रेशियोस, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सेक स्क्वायर का अनुपात होता है उल्टा, इसका व्युत्क्रम 1/cos स्क्वायर थीटा मतलब a। ठीक, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, जब भिन्न के नीचे भिन्न हो जाए तो पलट कर गुणा हो जाता है, मतलब 1/cos स्क्वायर a पलटेगा तो गुणा हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर a, और अपान में क्या आ जाएगा भाई 1, ये दोनों आपस में पलट कर गुणा हो गए। ठीक, अब गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एकन्नम sin स्क्वायर थीटा मतलब a अपान कॉस एकन्नम कॉस स्क्वायर a। अब देखिए बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग देखे होंगे तो उसमें क्या है कि साइन अपान कॉस किसके बराबर होता है, tan के। तो पहली बात तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए tan स्क्वायर थीटा होगा, मतलब a होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, डी। कौन सा सही होगा बेटा, आपका ऑप्शन डी सत्य होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नंबर है भाई, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लगाना है अभी देखते हैं। उसमें बोला है 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि sin 2a बराबर 2 sin सत्य होगा जब a बराबर होगा, मतलब a के जगह पे कौन सा कोण होगा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश, इसमें से कौन सा मान a के जगह पे रख दिया जाए ताकि 2a sin 2a बराबर और sin 2a बराबर 2 sin a लिखा जाए, मतलब इन दोनों को आमने सामने कर दिया जाए और a का मान कुछ ऐसा रख दिया जाए, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोग एक सूत्र देखे होंगे कि sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये सूत्र है आपका, इसको ध्यान रखना, ये इसी में लगेगा। ठीक है, कैसे, देखिए इसमें आपको हमको दिया गया है क्या कि sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, अब हम आपको बता दें कि यही सूत्र इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे, sin 2 थीटा ही तो है, थीटा के जगह पे a लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 sin इंटू कॉस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 sin थीटा, थीटा मतलब a इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब फिर a बराबर कितना, 2 sin थीटा यानी a। ठीक, अब देखिए बेटा, sin 2 से 2 कटा,
साइन ए से साइन ए कट गया, तो कितने में, 91 में तो कटा, तो यहाँ पर क्या कॉस ए 91 कॉस ए, और बराबर यहाँ पर क्या बचा भाई, जब वो कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। और आप देखिए ए का मान निकालने के लिए आपको कॉस हटाना पड़ेगा, तो इधर भी कॉस ए है और उधर भी 1 के जगह पे कुछ ऐसा कॉस का कोण का मान रख दो जिसका आंसर 1 आता हो, तो कॉस 0 अंश का मान 1 आता है। हमने बताया ना भाई, कोण का मान याद कर लो, बहुत जरूरी है। कॉस से कॉस कट गया, तो ए बराबर आपका आ गया 0 अंश। आंसर आपका कौन सा सत्य है, ऑप्शन आपका ए सत्य है, आंसर आपका 0 सत्य है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बोला है 15 नंबर में 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त है, क्या है बेटा, एक वृत्त है जिसकी परिधि कितना दिया गया है, जिसका परिधि दिया गया है बेटा, परिधि बताया हुआ है कि परिधि होता है, दिया गया है 22 सेंटीमीटर। परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सा ढंग से लिख देते हैं, हाँ 22 सेंटीमीटर। और इसका बोला गया है कि इस एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। भाई चतुर्थांश मतलब क्या होता है, इसके 4 खंड बनाओ। कितने बनाओ, 4 खंड। तो इसमें क्या है भाई, ये इसके 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक, 4 चतुर्थांश है इसमें। तो इसमें क्या बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब एक वृत्त के 1 चतुर्थांश के क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब ये हुआ, तो 1 चतुर्थांश का हमको जो है, इसका समझ लो 1 लोग का बता दो, बस समझ लो चारों का बराबर हो गया। जो 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा वही चारों का होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चतुर्थांश की ये सिस्टम है, ये वाले, ये क्या कहलाएंगे भाई, ये त्रिज्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, ये त्रिज्या कहलाएंगी, और ये केंद्र कहलाएगा। और देखिए यहाँ पर एक हिसाब से क्या बनना है, 90 डिग्री का कोण बनना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनना है। यहाँ पे ऐसे आया और ऐसे चला गया तो सीधा लंब पड़ा सीधी रेखा पर, तो यहाँ 90 अंश का कोण बन गया है ना। ठीक है, तो उस चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। पहली चीज तो ध्यान दीजिए कि परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, यानी परिधि जो बताया गया है 22 सेंटीमीटर बताया गया है वृत्त का। तो परिधि का सूत्र क्या होता है भाईजान, 2πr, कितना, 22 सेंटीमीटर। इसको हम फिर से लिख देते हैं भाई, हमारा यम जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 22 सॉरी हाँ पाई आर बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर ये हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई कि इसको पाई का मान जो है हमको रखना पड़ेगा। पाई का मान कितना है, 22/7 और गुणे आर। आर मतलब त्रिज्या, क्या होता है बेटा, त्रिज्या। तो उसमें सोचो कि हमारा जो है त्रिज्या कितना हो सकता है, तो त्रिज्या हमको मालूम ही नहीं है, यही त्रिज्या तो ही मालूम करनी है भाई। तो त्रिज्या मालूम ही नहीं, तो हम त्रिज्या यानी आर को हम ऐसे रोक लेंगे। तो आर जब रोक लेंगे तो इधर क्या है भाई, 11 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या होगा कि आर को हम इस साइड में रोकेंगे। ये 22/7 गुणे में था, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर भागे 22/7। तो आर बराबर क्या होगा, 11 सेंटीमीटर, और ये भाग गुणे में बदल जाएगा और 7 ऊपर और 22 नीचे। आंसर क्या होगा कि आर बराबर आ जाएगा आपका कितना, ये 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 बटे कितना, 22 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या, 22 सेंटीमीटर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जी। क्या मिस्टेक हो गया, ये 2πr बराबर 22, हाँ, और 2 से हमने काट दिया उसको 11 को, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया बेटा। देखिए 11 सते 77 और 11 दूना 22 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 7 बटा कितना, 2 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ गया। क्या आ गया भाई, त्रिज्या आ गया। उसके बाद जब हमारा त्रिज्या मालूम हो गया बेटा, तो अब हमें चतुर्थांश यानी इसका जो है ये एक हिसाब से वृत्त का त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। यानी पढ़े हो ना वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है, एक केंद्र होता है वृत्त में
दो त्रिज्याएं होती हैं, उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है? दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल वृत्त का त्रिज्यखंड ही तो कहलाता है। तो उसका हमको ये हिसाब से क्या है भाई, वृत्त है, इसमें दो त्रिज्याएं हैं, इससे घिरे हुए क्षेत्रफल का हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है? तो जब हमारा आर मालूम हो जाएगा भाई तभी कुछ काम हो पाएगा। तो आर हमारा आया क्या? 7/2 आया। कितना आया भाई? 7/2 आया। तो आर जब हमारा 7/2 आया तो अब हम यहाँ पर सीधा इसको मिटाल दे रहे हैं। ठीक है, आर हमारा मालूम हो ही गया है बेटा। तो क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे किसका क्षेत्रफल? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, कोई बताएगा? होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक, तो देखिए बेटा, पाई मान कितना? 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 7/2 सेंटीमीटर। इसको हम स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा और खिसका दें। अब देखिए, हाँ, थीटा इसमें क्या है? 90 डिग्री है अपान 360 डिग्री। ठीक, समझ में आया? अब क्या होगा बेटा, देखिए इस 2 से 1 2 1 कम, 2 2 1 कम, 2 कट गया, 7 1 कम 7 7 1 कम 7, ये कट गया। अब क्या बचा बेटा आपका? 11 1 कम 11, 11 सते 77। कितना बचा? 77। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुणा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपान कितना? 1 करना 1, 1 दुक्के 2, 77/2 आ गया। और ब्रैकेट में क्या भाई? 90 एकन्नम 90, 90 चौको 360। तो गुणे कितना हम लिख सकते हैं? 1/4 यानी 1/4। अब क्या हो गया? 77 एकन्नम 77 अपान 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन सा ऑप्शन सत्य है भाई, बताइएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सत्य है। कितना सही है? सी सत्य है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 देखिए क्या बोल रहा है कि कैप्सूल संयोजन में, हाँ कैप्सूल संयोजन है किस किस चीज का मतलब किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो देखिए बोला है 2 शंकुओं का। शंकु इस तरह से होता है ना भाई, शंकु, ये शंकु से मिलकर थोड़ी कैप्सूल बनता है। जो दवा खाते हो ना कैप्सूल उसमें क्या होता है? एक बेलन होता है, ऐसे तो कैप्सूल बना होता है सीधा और मुंडी पे गोल ऐसे, है ना। सिरों पर उनके क्या होता है? गोला होता है, ऐसे घेरा होता है ना कैप्सूल, इसी तरह से होता है। तो ये क्या होता है बेटा कि 2 घेराव होता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये अर्धगोले का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? अर्धगोले का। ये कैप्सूल है। तो ये बोला 2 शंकुओं का, नहीं जी, एक बेलन योम एक अर्धगोले का, नहीं भाई, एक बेलन योम 2 अर्धगोलों का है कैप्सूल। क्योंकि एक बेलन हो गया ये, और ये अब बेलन का काम कर रहा है और ये अर्धगोले का काम कर रहा है। तो अर्धगोले कितने हैं? 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला ये हो गया और एक अर्धगोला ये हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सत्य है? बी वाला सत्य, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सत्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः मतलब जो सबसे पहले दिया गया था वो पहले का आंसर होगा और दूसरे का दूसरा आंसर। क्या माध्य है आपका 32 और बहुलक है कितना? 35। तो उनका माध्यक क्या होगा? माध्यक होगा। ठीक है, माध्यक मतलब माध्यिका मालूम करना है। क्या मालूम करना है? माध्यिका। तो जब 2 चीजें मालूम हो, माध्य और जिसे माध्य बहुलक माध्यिका, ये तीनों जब साथ में इनका संबंध होता है और इन तीनों में कोई 2 चीजें मालूम होती हैं और तीसरी चीज जब मालूम करनी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक सूत्र। कौन सा सूत्र है भैया? उसका सूत्र है माध्यिका बराबर सूत्र होता है, कौन सा सूत्र है भाई? ये सूत्र है बहुलक प्लस, ये सूत्र है बहुलक प्लस 2 बराबर बहुलक प्लस 2/3 समांतर माध्य माइनस माध्यिका को एम से लिखा जाता है बराबर बहुलक आपका दिया गया है कितना? बहुलक है आपका 35। कितना है? 35 प्लस 2/3 और समांतर माध्य कितना भाई? माध्य मतलब समांतर माध्य क्या है? 32 है।
कितना बेटा 32 माइनस फिर बहुलक, बहुलक आपका दिया गया है भाई 35, ठीक 35 हमने लिख दिया। अब यम बराबर 35 प्लस 2/3 गुणे, इसके बीच में कोई निशान नहीं, ब्रैकेट और अंक के बीच में तो गुणा मान लिया जाता है। अब 32 से 35 जब माइनस किया जाएगा तो देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करने के लिए बोल रहा है, तब आंसर आपका माइनस में आंसर आएगा। कैसे? 35 से 32 घटेगा, बड़ी संख्या से घटेगा, लेकिन जिस संख्या से घटेगा उसी का आंसर रहेगा। तो इसी संख्या से घटा है तो इसका निशान माइनस है, इसलिए आंसर -3 होगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो यम बराबर क्या होगा 35 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2 तैया, सॉरी तैया क्यों, एक अन्ना में कट गया था ना, तो 2 एक अन्ना 2। तो यम बराबर क्या होगा भाई, यम बराबर होगा आपका 35 से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा 33। अतः आपका आंसर कौन सा सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है भाई बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सत्य है, डी वाला सत्य है। कौन सा सत्य है, डी वाला, ठीक है। चलिए और बाकी के क्वेश्चन चलिए दोस्तों कल कराते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और ये पार्ट ये था और पार्ट बी कल हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना क्वेश्चन करिए और चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खूब मन लगा कर पढ़िए और जितना चीज़ बताया जाता है उसको दोबारा तिबारा जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे आपको बहुत ही लाभदायक होगा।